तो मजहर बरला साहब, आप मुझे बताएं कि भारत बाज़ दफ़ा हमने देखा कि हजीमत उठाता भी है मगर एतराफ़ नहीं करता, लेकिन अगर डिप्टी आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है तो फिर आलमी सतह पर जो शर्मिंदगी आज भारत उठा रहा है वो शायद उसने कभी ख्वाब में भी ना देखी हो। देखिए मुनीज़े, जिन दिनों में ये जंग जारी थी उन्हीं दिनों में बहुत सी बातें सामने आईं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कुछ बातों का इतराफ़ किया था, फिर जो मिलिट्री क़यादत थी भारत की उसने भी इतराफ़ किया था, भारत के अपोजिशन के लोगों ने बहुत इतराज़ भी उठाए थे और इतराफ़ भी किया था, यानी उनकी लोकसभा में और राज्यसभा में इतराफ़ किया गया। अब आ जाइए कि भारत के जो वो ख़ास वज़ीर हैं या बड़ी जो अस्करी क़यादत है वो खुलकर जो इजहार नहीं कर सकी थी वो अब कर रही है। मसलन जयशंकर इजहार कर रहा है, मसलन ये देखिए कि जनरल सिंह ने भी इतराफ़ किया और उन्होंने साथ चाइना और तुर्किया को भी मिला दिया कि वो पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा जी हम 3 मुल्कों से लड़ रहे थे। चले, हमने तो कभी नहीं कहा कि इसराइली लड़ते हैं आके, फिजिकली उनके पायलट लड़ते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या दूसरे ममालिक जो उनके साथ होते हैं वो लड़ते हैं, हमने कभी नहीं कहा। इसी तरह आप देखिए कि वहाँ के जो इंडियन एयर चीफ हैं उनको तो उन्हीं दिनों में उनकी पिटाई हुई थी जो हिंदू अफसरान ने की थी, जो जूनियर अफसरान थे एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने कहा था कि ये सिख है तो इसलिए उसकी पिटाई की गई थी। वो बात आ जाती है, बातें तो बाहर आ जाती हैं छुप। अब हजीमत जो हुई है, जंग में हजीमत हुई, सफारतकारी में हजीमत हुई और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इंडिया की वो अहमियत नहीं रही जो कभी थी। 3-4 महाजों पे शिकस्त के बाद अब उनकी अस्करी क़यादत इस तरह के इतराफ़ कर रही है कि जनाबे वाला चाइना की टेक्नोलॉजी थी, चाइना ने हमें इधर आजमाया, टेस्ट किया, लेबॉर्ट्री बनाया और तुर्किया वालों ने ये किया। ओ भाई, आपकी जगह ही नहीं है खित्ते में, आप ऐसे ही ताकत बने फिरते थे, आपकी ताकत तो सारी ख़त्म हो गई, आपको 4-5 महाजों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जो एक नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रूस, तुर्किया, ईरान ये ममालिक शामिल होंगे, उससे आप अब खौफज़दा हैं। अब ये भीख मांग रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके से ये भीख मांग रहे हैं, किसी तरीके से हमारी सुलह का कोई हाथ पकड़ ले इन एशियाई ममालिक में से, क्योंकि मगरबी ममालिक से पावर शिफ्ट हो रही है एशिया की तरफ। ठीक है, चूंकि मगरबी पावर को मिडल ईस्ट में भी नाच नचवाया है ईस्टर्न पावर ने, और इंडिया में भी। तो आपका कहना है कि भारत को इस वक्त अपनी ही फिक्र लाहक है कि कोई उसको सपोर्ट करने के लिए आए। मुझे बताएं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, इस बात में कितनी सदाकत है कि पाकिस्तान ने भारत को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया और पाकिस्तान बाखबर था हर उस उड़ते हुए तैयारे के बारे में जो भारत में जिसका इंजन भी स्टार्ट होता था तो पाकिस्तान को पता होता था। ये देखिए, सबसे पहली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का मौका है, जिंदा कौमें जो हैं वो अपनी फतह का जश्न जो है वो फ़ख्र से मनाती हैं। आज आपके टॉपिक रखने का मकसद भी ये है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये जनाब जंग जीत गई, भारतीय जो मीडिया था वो नीस्तो नाबूद हो गया, शर्मसार हो गया। लेकिन अब बात क्या है? अब बात ये है कि आर्मी, भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उसने जो बात की है, दो लाइनें बड़ी अहम बोली हैं उसने। पहली लाइन तो उसने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें ख़ास तौर पर ऑपरेशन संदूर के दौरान बेमिसाल थी। एक बात उसने ये कही और दूसरी बात उसने कही, एतराफ़ किया कि पाक फ़ौज के अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फ़ौजी अड्डों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। अच्छा, ये एक्नॉलेजमेंट है। इसके साथ मैं आपको मुनीज़े खबर दे दूँ, यहाँ मेरे जो बलूचिस्तान के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त BLA को स्पॉन्सर करना भारत जो है वो अब पीछे हट रहा है। भारत को समझ आ गई है कि ये जो मैं पैसे देकर फसाद दिलवा रहा हूँ और BLA को इस्तेमाल कर रहा हूँ और बलूचिस्तान में अनारकी फैला रहा हूँ, KPK में मैं कुछ बंदों को खरीदो फरोख्त करके मुल्क के खिलाफ भड़का रहा हूँ, उससे ये खुशाइन बात है कि BLA के बंदों से अब वो पीछे हट रहा है। लेकिन आखिरी फिक्रा ये है कि एक दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है।
भारत के साथ जंग हो, या मैं कहूं जी वो जलीलो ख्वार हो गया है। मैं नहीं कहना चाहता कि वो दोबारा आएगा बाहर का इलेक्शन, लंबी बात हो जाएगी, प्रोग्राम में वक्त कम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए और दहशतगर्दी को मिलकर कंट्रोल करना चाहिए। सायरा जी, आप इस पर क्या कहती हैं? आपने भी देखा कि जो डिप्टी चीफ हैं इंडिया के, वो अब एतराफ़ कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान उनसे बहुत बेहतर है टेक्नोलॉजी के एतबार से, खा वो जंगी टेक्नोलॉजी हो या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी हो, तो पाकिस्तान अब सबकत ले जा चुका है। चले शुक्र है वो माने तो सही। वो कहते हैं ना कि वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे कि उनका इतना नुकसान हुआ या ये जो ऑपरेशन या इसमें पाकिस्तान को पता नसीब हुई। चले अच्छी बात है। वो कहते हैं कि दुनिया से हजीमत उठाने के बाद आखिरकार सच उनके मुंह से निकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एयर फोर्स है उसने वो कहते हैं कि बेमिसाल कामयाबी समेटी, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इसी तरह हर मुहाज के ऊपर इंशाअल्लाह ताला फतेह हमारी होगी। बट साहब ने कहा अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहिए। हम तो रहना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहता। पहले वो कहते हैं कि पुलवामा अटैक और फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो वो उनको ये चीज़ें हजम नहीं होती। तो अल्लाह करे समझ आ जाए। और वो कहते हैं कि इस खिते के मुस्तकबिल के लिए पुरअमन जो कहते हैं ना हमसाये बहुत ज़रूरी है। राइट पे हमारे ये, उधर अफगानिस्तान। बस अब हमें जो तवज्जो देने की ज़रूरत है, ये जो मुल्क में ये जो अभी कहा बरलाल साहब ने भी और भट्ट साहब ने भी, ये जो प्रॉक्सी वॉर का है उसका दिया पांचा करना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है। अब मेरे पास जो सवाल है ना सलमान आबिद साहब आपसे, वो ये, आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान अगर इतना ही कामयाब था, पाकिस्तान को लाइव लैब मतलब एक पूरे तरीके से भारत का नक्शा नज़र आ रहा था कि भारत में क्या हो रहा है, उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स किया गया, इसकी हिकमत क्या थी? पाकिस्तान ने सोच समझ कर सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन किया, वरना अगर पाकिस्तान चाहता तो पूरे भारत की ईंट से ईंट बजा सकता था। देखिए, पाकिस्तान ने तो पहले से तय कर लिया था कि उसने खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, जंग में पहल नहीं करनी, और भारत के रिस्पांस के अगेंस्ट में एक अपना रिस्पांस देना है। और उसमें भारत ने जो सियासी एडवेंचर किया, जो मुहिम जोई की जंग की सूरत में, उसका खमियाजा तो उसको एक बड़ी भारी कीमत ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि आलमी दुनिया में देनी पड़ रही है। आलमी दुनिया में भी इसका कोई इतराफ़ नहीं किया गया कि भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त था। पहलगाम के वाक़े के ऊपर वो भारत जो है आलमी दुनिया में कोई शवाहिद नहीं पेश कर सका। फिर अपनी सफारती महाज पे जो उसने अपनी पूरे पार्लिमानी वफूद तश्कील दिए, वो दुनिया को उस तरह से कायल नहीं कर सके। और फिर पाकिस्तान की बर्तरी का जो पहलू था वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी आया। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड था और बड़ा जिसे कहते हैं ना टारगेटेड था, कि जिस जगह पर हमने अपना अटैक करना था हमने वहाँ पर अटैक किया। हमने कुछ सिविलियन आबादियों में अटैक नहीं किया। हमने भारत पर अपनी बर्तरी भी साबित की, मीडिया के महाज पे भी, सियासी महाज पे भी, सफारती महाज पे भी, आलमी दुनिया के अंदर भी। तो मुझे ये लगता है कि भारत के अंदर जो इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉर है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। और मैं भट्ट साहब की इस बात से इतराफ़ नहीं करूँगा कि भारत ने यह तय कर लिया कि वो बलूचिस्तान में कोई प्रॉक्सी वार नहीं लड़ेगा, उसने तय कर लिया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में कोई प्रॉक्सी वार नहीं लड़ेगा, उसने तय कर लिया कि वो VLA का साथ नहीं देगा। जहां जहां पाकिस्तान दुश्मनी का कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, आप देखिएगा कि भारत उसमें लीड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारत ने अब ये तय करना है और तय कर लिया अपनी हिकमत अमली के अंदर, जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें और ज्यादा शिद्दत पैदा करनी है और उस पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा। वो इसलिए इन्वेस्टमेंट करेगा कि उसको पता है कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में जो कमजोरियां हैं उसका फायदा जो है वो भारत को सलमान आबिद साहब, लेकिन भारत को ये बात भी मानना होगी कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवा दिए। देर आयत दुरुस्त आयत, भारत की तरफ से चलें, एतराफ़ तो कर लिया गया। लेकिन मैं ये बता दूं कि एक किताब है राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, उसमें ये कहा गया है कि आप अपने मुल्क का सरमाया अगर जंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी यकीनी बनाएं कि आप उससे मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क वही तरक्की करता है जिसकी मईशत भी बेहतर होती है।